पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स ऑल सेंटर एमसीक्यू सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पीएमए के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी दिनों से पीएमए के इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड किए हैं। इस वीडियो के अंदर उन तमाम एमसीक्यूज को जो हम अटेम्प्ट वाइज या 10-15 वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं, उन सब को हमने एक साथ कलेक्ट किया हुआ है और इस वीडियो के अंदर हम इनको कवर करने वाले हैं। सो चलिए कि पाकिस्तान जो है, तो ये अरेबियन सी के बिल्कुल बॉर्डर पे या उसके किनारे पे वाक़या है, ठीक है? इसी तरीके से उसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो ये पर्शियन गल्फ़ के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब। तो यहाँ से हमने बात अपनी स्टार्ट की थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर। तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर बना लेता हूँ, जिसमें ये चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ कि ये पर्शियन गल्फ़ क्या है, गल्फ़ ऑफ ओमान क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है, और इसी तरह से पूरी दुनिया में और इम्पोर्टेंट स्टेट्स कितने हैं जहां पर आपकी इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यूज आ सकते हैं, कैनाल्स क्या है और रिवर्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, तो ये आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है ईरान। ईरान के पास ये जो एरिया है, दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ पर ये आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ये अरेबियन सी है, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब गल्फ़ ऑफ ओमान, और ये सब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गई। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, तो इसके ऊपर करंटली ईरान का कंट्रोल है। ईरान ने 28 फरवरी से इसको ब्लॉक किया हुआ है, 2026 से इसको ब्लॉक किया हुआ है। और आज जो डेट है, तो आज क्या डेट है? आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल तक इसको अभी भी ये बंद है, ठीक है? तो ये आपकी हो गई लोकेशन। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी और पाकिस्तान। अभी हम डिटेल से इसको जानेंगे इसको। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में, इसके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये कहाँ पे वाक़या है? ये ईरान और ओमान के बीच में वाक़या। ये सबसे पहला आपका एमसीक्यू हो गया। ये पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। ये कनेक्शन का एमसीक्यू लाजमी पूछा जाता है इनिशियल टेस्ट में। और ईरान ने इसको 28 फरवरी से अभी तक ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है? तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए। फिर उसके बाद क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलाका। अभी स्ट्रेट ऑफ मलाका कहाँ पर है? तो ये मेले पेनिनसुला को कनेक्ट करता है इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा के साथ, ठीक है? इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा के साथ। तो ये इन दोनों के बीच में वाक़या है, इनको कनेक्ट करता है, इनके दरमियान फ्लो है, ठीक है? अच्छा, ये कौन से ओशंस को कनेक्ट करते हैं? तो ये इंडियन ओशंस और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। और ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड है। तो इनिशियल टेस्ट में एक मरतबा ये भी एमसीक्यू पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है? 30% ग्लोबल शिपिंग जो है, तो यहाँ से पास होती है। 30% दुनिया की जो तिजारत है वो यहाँ से होती है। इसकी मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दिस स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये आपको नज़र आ रहा है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है? तो एमसीक्यू आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मलेशिया के जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है? तो मलेशिया, इंडोनेशिया और ये सिंगापुर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये इन तीनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलाका है। और ये कौन से एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं? देखिए इंडियन ओशन है, और ये आपके पास हो जो साउथ चाइना की जो सी है, तो ये इनको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है? तो दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है, ये कौन से एरियाज को कनेक्ट करता है? तो ये स्पेन को मोरक्को के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है? मतलब यूरोप को अफ्रीका के साथ कनेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सा स्टेट जो है, तो आपको यूरोप को अफ्रीका के साथ कनेक्ट करता है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है? ये स्पेन को मोरक्को के साथ कनेक्ट करता है। ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करता है। और ये क्या है? ये मेडिटेरियन सी में इन और आउट होने का रास्ता है। अभी इसकी तस्वीर भी हम देखते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास मेडिटेरियन सी है, ये अटलांटिक ओशन है। ये इसके बीच में जो आपको नज़र आ रहा है, दिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है? और ये कहाँ? ये देखिए, ये आपके पास अफ्रीका आपको नज़र आ रहा है, और ये यूरोप आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके पास स्पेन है, ठीक है? और यहाँ पर आपके पास कौन सी कंट्री थी? यहाँ पर आपके पास थी मोरक्को, ठीक है? मोरक्को। तो ये आपके पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की पोजीशन हो गई। मैं इमेजेस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमें इमेज से आसानी से याद हो जाती है, ठीक है? तो देखिए, अगर आपने मेडिटेरियन सी के इन और आउट होना है, तो आपने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से गुजरना है, ठीक है?
अच्छा, फिर क्या है बाबुल मंदीब स्ट्रेट, ये कहाँ पर है? तो ये यमन के साथ वाक़या है और आपने अक्सर देखा होगा कि यमन के जो हूतीज़ है तो इसको धमकी देते हैं कि अगर ईरान के साथ आपने कुछ किया तो हम इसको बंद कर लेंगे, ठीक है? तो ये आपके पास यमन और डिजिबूटी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, डिजिबूती के अंदर वाक़ है, ठीक है? तो ये अरब और अफ्रीका के बीच में है, अरब और अफ्रीका के बीच में, ठीक है? ये चीज़ भी आपके पास क्लियर हो गई है। अच्छा, रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन के साथ, ये कनेक्ट करता है, ठीक है? तो बाबुल मंदीब क्या करता है? ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ कनेक्ट करता है और इसको गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है, ठीक है? गेट ऑफ टीयर्स। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो गई। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज बाबुल मंदीब, ये क्या है? एडन और डिजिब्यूटी के बीच में वाक़या है, ठीक है? और ये आपके पास यमन आपको नज़र आ रहा है, ये इथोपिया भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? सोमालिया आइलैंड भी आपको नज़र आ रहा है, गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है रेड सी के साथ, ठीक है? तो ये आपके पास हो गया और ये अरेबियन सी है, ठीक है? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अरेबियन सी को कनेक्ट करता है रेड सी के साथ गल्फ ऑफ एडन के थ्रू, तो ये सारी इसके ऊपर डिटेल्स हो गई, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? टर्किश स्ट्रेट। टर्की के अंदर जो स्टेट्स है, 2 स्टेट्स है, एक है बॉस्फोरस और एक है डरडेनेलिस, ठीक है? डरडेनेलिस और बॉस्फोरस 2 स्टेट्स है। तो देखिए, ये क्या करता है? ये मेडिटेरियन और ब्लैक सी के अंदर जो आपके पास एसेस है, उसको कंट्रोल करता है, तो मेडिटेरियन और ब्लैक सीज़, ठीक है? ये आपके पास पहला एमसीक्यू हो गया। आपके पास बॉस्फोरस क्या है? ये ब्लैक सी और सी ऑफ मैरामा के बीच में है, ये 31 किलोमीटर है, ठीक है? और ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है, ठीक है? टर्की के एशियन पार्ट्स को यूरोप से सेपरेट करता है। फिर उसके बाद क्या है? डर्डेनेलिस स्ट्रेट क्या करता है? ये सी ऑफ मैरामा को कनेक्ट करता है एजेंस सी के साथ, ठीक है? स्ट्रेट ऑफ सी ऑफ मरामा एजेंसी। अभी यहाँ पर अगर हम मैप में देखें तो दिस इज सी ऑफ मरामा, ये बीच में है। यहाँ पर आपको ब्लैक सी नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको एजेंसी नज़र आ रही है। अभी देखिए, ये डर्डेनेलिस है जो कि एजन और सी ऑफ मरामा के बीच में है और दिस इज बास्पोरस जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरामा के बीच में है। ये टर्की आपको नज़र आ रही है, ये टर्की आपके पास हो गई और ये देखिए ये ग्रीस यूरोप, ठीक है? दिस इज यूरोप। उस साइड पे यूरोप है, बुल्गारिया, ग्रीस और इस साइड पे आपके पास टर्की है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? और इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो छोटे बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, तो एक है बेरिंग स्टेट, तो ये क्या करता है? ये एशिया और अमेरिका को कनेक्ट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछा जा सकता है। ये आर्टिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। पाल्क स्ट्रेट क्या है? ये इंडिया को श्रीलंका के साथ कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है, इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। ये बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार के साथ कनेक्ट करता है। फिर ये डेविस स्ट्रेट क्या है? तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में वाक़या है और ये बेथवेन बे को लेब्राडोर सी के साथ कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद क्या है? डॉवर स्ट्रेट है, ये यूके और फ्रांस के बीच में वाक़या है और ये इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है नॉर्थ सी के साथ। फिर उसके बाद क्या है? फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है, तो ये यूएसए और क्यूबा के बीच में वाक़या है। क्यूबा से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ है। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। आप मुझे बताएँ क्यूबा का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? हैवाना। इसके ऊपर भी काफ़ी मर्तबा ये एमसीक्यू पूछा गया है। क्यूबा से रिलेटेड आपको ज़्यादातर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, स्विस कैनाल के बारे में हम जानते हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सबसे पहला क्या है? स्विस कैनाल कहाँ पर है? ये इजिप्ट में है, ये मिस्र में है। अच्छा, तो ये क्या करता है? ये मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है? और ये यूरोप और एशिया के बीच में शॉर्टेस्ट मैरीटाइम मीन सी वाला रास्ता, समुद्री रास्ता है, ठीक है? अच्छा, तो ये क्या है? ये सी लेवल पे है, इसके अंदर कोई लॉक्स नहीं है। पनामा कैनाल जो है तो वहाँ पर लॉक्स है और लॉक्स के थ्रू अप एंड डाउन होती है। यहाँ पर कोई लॉक्स नहीं है, ये सी लेवल के ऊपर है, ठीक है? ये कब ओपन हुआ था? तो ये 1869 में ओपन हुआ था। इसकी लेंथ कितनी है? 193 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में, ठीक है? और ये अफ्रीका और एशिया के बीच में एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर भी है, ठीक है? अच्छा, इसको कब नेशनलाइज़ किया था? तो गमाल अब्दुल नसर ने 1965 में इसको नेशनलाइज़ किया था, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? इस्थमस ऑफ सुएज़ क्या है? तो ये अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करता है, ठीक है? तो ये आपके पास हो गए। तो देखिए, दिस इज स्विस कैनाल, ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज स्विस कैनाल। ये आपके पास क्या करता है? ये मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है रेड सी के साथ, ठीक है? और ये कहाँ पे वाक़या है? ये इजिप्ट में वाक़या है और ये आपके पास इसकी डिटेल्स हो गई, ठीक है? तो हमने ये भी पढ़ा कि ये एशिया और इजिप्ट और इनके बीच में एक बॉर्डर भी है।
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, पनामा कैनाल। ये स्विस कैनाल और पनामा कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आईसीएसबी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ये अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है। ये लॉग बेस्ड है, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वो सी लेवल पर है, ये लॉग बेस्ड है, ठीक है। इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तो यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ने 1904 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, ठीक है। ये 82 किलोमीटर है या 50 माइल्स है। इसके अलावा ये कब पनामा को हैंड ओवर हुआ था, तो दिसंबर 31 1999 को ये पनामा के हवाले किया गया था। पहले इसके ऊपर यूएस का कंट्रोल था, ठीक है। अच्छा, इस्तिमस्ता पनामा क्या है, तो ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो पनामा कैनाल इज बेसिकली शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ओके। तो अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज पनामा कैनाल, ये जो आपको नजर आ रहा है ये कैरिबियन सी और आपके पास क्या है, गल्फ ऑफ पनामा पैसिफिक ओशन के बीच में आपके पास कनेक्शन है। और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में भी शॉर्टेस्ट आपके पास रूट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ग्रैंड कैनाल। ग्रैंड कैनाल कहाँ पर है, तो दिस इज इन चाइना। ये एमसीक्यू पूछा गया है काफी मर्तबा, ठीक है। तो ये क्या करता है, बीजिंग इन द नॉर्थ टू हैंगजू इन द साउथ, ठीक है। बीजिंग और हैंगजू के बीच में ये कनेक्शन है। और ये लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सा है, तो दिस इज ग्रैंड कैनाल एंड इट इज लोकेटेड। अभी हम आते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ। ये वो एमसीक्यू है जो काफी मर्तबा इनिशियल टेस्ट के अंदर रिपीट हो चुके हैं। कुछ हमने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऐड किए हुए हैं ताकि ओवरऑल आपकी इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो आपने आंसर खुद बताना है, फिर हम आपको आंसर शो करेंगे। तो क्या है, विच स्टेट लाइज बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया। ये आपका पहला एमसीक्यू है, ये हमने डिस्कस किया है। तो दिस इज बेरिंग स्ट्रेट। दूसरा नंबर क्या है, व्हाट इज विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐड करने का मकसद क्या है, आपके इनिशियल टेस्ट में कुछ चीज़ें आपसे इनडायरेक्ट पूछी जाती है। जिस तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पनामा कैनाल हमने पढ़ लिया था, लेकिन मैंने जानबूझकर ये वाला पॉइंट जो है तो इसको मिस किया था, ताकि थोड़ा बहुत आप लोग अपना ज़हन भी लगाए, ये नहीं कि बस आपने पढ़ लिया बात ख़त्म। अभी अगर आपसे ये पूछा जाए लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल, तो आपको तो ये पता चल गया है कि एक स्विस कैनाल है, ये भी इंसानों ने बनाया है। एक आपके पास जो पनामा कैनाल है, ये भी इंसानों ने बनाया है। ये सारे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये इंसानों ने बनाए हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह के टॉपिक्स हो, इस तरह बहुत सारे कैनाल हो गए, तो आपको पता होने चाहिए कि इसमें लॉन्गेस्ट कौन-सा है। जिस तरह अभी हमने बहुत सारे स्टेट पढ़े, वहाँ पर मैंने आपको एक स्टेट के ऊपर बताया था कि ये लॉन्गेस्ट है। वो कौन-सी थी? लार्जेस्ट कौन-सी थी? तो आपको जब भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें दी गई हो ना, तो वहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट का पता होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ स्विस कैनाल। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 193 किलोमीटर या 120 माइल्स, ठीक है। ये जो अपडेटेड डेटा है, जो अपडेटेड वैल्यूज है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, स्विस कैनाल ऑफिशियली कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, ओपन फॉर नेविगेशन, कब इससे शिप पास होना स्टार्ट हो गए थे, तो ये था 17 नवंबर 1869। अच्छा, कंस्ट्रक्शन स्विस कैनाल की कब स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 25 अप्रैल 1859 को। अच्छा, पनामा कैनाल जो है तो किन दो के बीच में लाई करता है, कहाँ पर है, ठीक है। तो देखें, ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 1881 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जनवरी 1881 में, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ पे है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की लोकेशन, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और दुनिया में पाकिस्तान कहाँ पे पड़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिनेंट के ऊपर और रीजन के ऊपर। पाकिस्तान जो है तो एशिया कंटिनेंट के अंदर वाक़या है। जिस तरह आपको पता है कि दुनिया के अंदर 7 डिफरेंट कंटिनेंट्स है, उनमें से एक कंटिनेंट एशिया है। पाकिस्तान कंटिनेंट एशिया के अंदर वाक़या है। इसके सब रीजन कौन सी है, तो इसके साउथ एशिया में, ठीक है। एशिया के अंदर फिर साउथ पोर्शन में वाक़या है, ठीक है। और इसके अलावा ये इसके बॉर्डर्स जो है तो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के साथ भी इसके जियोपॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स और इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इसकी पोजीशन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो 24.5 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री लैटिट्यूड एंड 61 डिग्री ईस्ट और ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है।
तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है तो ये आपने याद करने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है हमारा इस स्लाइड के ऊपर। ये एमसीक्यू काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट के अंदर आ चुका है। तो 24 टू 37, 61 टू 67 ये आपको याद होना चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू जो आपकी इनिशियल टेस्ट में आ सकता है वो आपका है पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स इसके क्या है, पाकिस्तान के नॉर्थ पे क्या है, ईस्ट पे क्या है, वेस्ट पे क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान का जो सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट है वहां पर खुंजराब पास वाक़ है। ठीक है, और खुंजराब पास पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है, यह आपको याद होना चाहिए। इंशाल्लाह पासिस के ऊपर हमारा कंप्लीट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पास जो है तो ये पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सिटी को कहाँ के साथ कनेक्ट करता है। इसके ऊपर इनिशियल टेस्ट में काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, साउथ सदर्न पार्ट इसका क्या है, तो अरेबियन सी वाक़ है। ठीक है, सदर्न मोस्ट पार्ट के ऊपर। इसके अलावा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट के ऊपर क्या है, तो ये ईरान के साथ बॉर्डर है। और ईरान की कौन सी रीजन है, तो तफ्तान बॉर्डर है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ईस्टर्न पार्ट पे क्या है, तो ईस्टर्न पार्ट पे इसके साथ इंडिया है। इसके बाद फिर क्या है, इंपॉर्टेंट लेटिट्यूडनल लाइंस। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ पे वाक़या है। ये आपके पास मैप के ऊपर लाइंस होती है। ठीक है, और ये नदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान कौन से हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, तो पाकिस्तान नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या आगे लेक्चर्स में हम बॉर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे कि जिस तरह यहाँ पर ईरान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, तो पाकिस्तान के इनके साथ बॉर्डर्स क्या है, कितनी उसकी लेंथ है, उनके एग्रीमेंट्स क्या है और उन बॉर्डर्स के नेम क्या है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। पाकिस्तान नदर्न हेमिस्फीयर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, नदर्न मोस्ट पॉइंट पाकिस्तान का क्या है, तो हुंजराब पास है। ठीक है, सदर्न पे क्या है, अरेबियन सी है। वेस्ट क्या है, ईरान, तप्तान। ठीक है, तो ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट्स यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स। यानी अगर ये पाकिस्तान का मैप है तो ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पर क्या है। ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा देखिए, पाकिस्तान की जो मैरीटाइम लोकेशन है उसको हम शेयर करेंगे। मैरीटाइम का क्या मतलब है, समुद्री इंपोर्टेंस। ठीक है, समुद्री लोकेशन। तो पाकिस्तान अरेबियन सी के पास हुआ क्या है। ठीक है, पाकिस्तान के डायरेक्ट सामने अरेबियन सी है। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, ये पर्शियन गल्फ के बिल्कुल माउथ में है, बिल्कुल उसके मुंह के साथ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है और गल्फ ऑफ ओमान के भी करीब है। ठीक है, इसको हम मैप से भी आपको आगे मैं मैप दिखाऊंगा जिसमें ये पर्शियन गल्फ भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, गल्फ ऑफ ओमान भी कर दूंगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा देखिए, गवादर से रिलेटेड भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। गवादर, तो देखिए गवादर जो है तो ये सुल्तनत मस्कत का हिस्सा था। ठीक है, मस्कत ओमान का हिस्सा था। ठीक है, 1783 से लेकर 1958 तक। ठीक है, 1958 तक गवादर जो है तो ये ओमान का हिस्सा था या मस्कत का हिस्सा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, सुल्तनत ऑफ ओमान जो थे तो ये इसको कंट्रोल करते थे। ठीक है, इसकी निगरानी करते थे, इस पे हुकूमत करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने गवादर परचेज किया 5.5 बिलियन डॉलर्स में। कहाँ से परचेज किया, ओमान से। ठीक है, ओमान से परचेज किया। तो ये एमसीक्यू इनिशियल टेस्ट में काफी मरतबा आ चुका है कि पाकिस्तान ने गवादर किस कंट्री से परचेज किया। तो आपका आंसर क्या होगा, ओमान से। कितने में परचेज किया, तो 5.5 बिलियन। ठीक है, और 2 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो ये हो गए। और ये पेमेंट किसने की थी, तो ये आगा खान ने की थी, प्रिंस करीम आगा खान। ठीक है, आगा खान 4 या प्रिंस करीम आगा खान ने इसको पे किया था। ठीक है, ये पेमेंट पाकिस्तान के लिए आगा खान ने की थी। अच्छा, ये एग्रीमेंट जो थे तो ये पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे फिरोज खान नून। ठीक है, ये उन्होंने और एंड हिज वाइफ वकारुन्निसा नून, उन्होंने इस नेगोशिएशन को लीड किया था, इसकी सरबराही की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एग्रीमेंट था, परचेस एग्रीमेंट था, तो ये पाकिस्तान की तरफ से किसने किया था, तो फिरोज खान नून ने। ठीक है, और उसकी वाइफ ने। अच्छा देखिए, पाकिस्तान गवादर पाकिस्तान का हिस्सा कब बना ऑफिशियली, तो 8 दिसंबर 1958 को पाकिस्तान का ये ऑफिशियली हिस्सा बना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ये जो आपके पास ये जो डील थी ये फाइनलाइज हुई थी जो ओमान के सुल्तान थे, ठीक है, हुक्मरान थे, सैयद बिन तैमूर, उसके दरमियान और पाकिस्तान के फेरोज के दरमियान। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए इनकी तरफ से कौन थे। और ये एग्रीमेंट कहाँ पे हुई थी, ये लंदन में हुई थी। ठीक है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी जो है तो इसको फैसिलिटेट किया था, इसके अंदर हेल्प की थी। ठीक है,
अच्छा, ग्वादर कहाँ पे है? तो ये अरेबियन सी के एपिक्स पे है, उसके बिल्कुल टिप पे वाक़या है, ठीक है? पर्शियन गल्फ के पास, ठीक है? और ये क्या है? ये टर्मिनल पॉइंट भी है, सीपेक जो हमारा एग्रीमेंट है उसका आखिरी टर्मिनल पॉइंट भी है, ठीक है? सीपेक कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सीपेक स्टार्ट होता है काशगार से, चाइना से, ठीक है? और ये ग्वादर पे एंड होता है, और ये 2023 में पाकिस्तान चाइना ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है? अच्छा, तो देखो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पाकिस्तान है। मैं ज़रा ये कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान है, ठीक है? दिस इज अरेबियन सी। तो देखिए पाकिस्तान के बिल्कुल सामने अरेबियन सी है। दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है? ये गल्फ ऑफ ओमान भी आपको नजर आ गया है, और ये पर्शियन गल्फ ये भी आपको नजर आ गया है। एंड दिस इज स्टेट ऑफ हर्मस और स्टेट ऑफ हर्मुज, और ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, तो बेसिकली दिस स्टेट ऑफ हर्मस, दिस स्टेट ऑफ हर्मुज, ये किसके पास है? तो ये ईरान का हिस्सा है, ठीक है? ये ईरान के पास है। अभी इसके ऊपर कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर, तो उनको भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के साथ पाकिस्तान का सिर्फ मेरी टाइम बॉर्डर है? मेरी टाइम क्या? समुद्री बॉर्डर है। तो देखिए अगर आप ओमान को चेक करें, तो ओमान का पाकिस्तान के साथ कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, सिर्फ सी बॉर्डर है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये इनिशियल टेस्ट में आ चुका है, ठीक है? अच्छा देखिए, तो स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर कौन से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? ये ईरान और ओमान के बीच में वाक़या है, ठीक है? ये पहला आपका एमसीक्यू हो गया। फिर उसके बाद क्या है? ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ और अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है? ये आपका दूसरा एमसीक्यू हो गया। इस तरह पिछला ही हमने यहाँ पर देखिए पर्शियन गल्फ है, इसको कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी के साथ, ठीक है? तो ये भी हो गया। ईरान ने इसको बंद किया हुआ है 28 फरवरी 2026 से, और अभी आज जो है तो 6 अप्रैल है, अभी तक ये बंद है। इसके ऊपर ईरान और अमेरिका की जो है तो डिफरेंट तो कुछ एग्रीमेंट्स चल रहे हैं इसको खोलने के लिए, ठीक है? तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद क्या है? पाकिस्तान की जो फिजियोग्राफिक लोकेशन है, पाकिस्तान की जो फिजिकल डिवीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इनिशियल टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंटर के मुताबिक आपकी तैयारी हो और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज मिले, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है, उसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। जिस तरह मैंने डेमो लेक्चर्स लिए हैं वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर, तो इस तरह से हमारे नोट्स के अंदर ट्रिक्स मौजूद है, और टोटल 350 क्वेश्चन है। अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो 100% वही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स भी हम आपको देंगे। इसके अंदर सेलेक्टेड नोट्स है, यानी जिस सेंटर से आप अप्लाई करोगे या जिस सेंटर से हम आपको कहेंगे कि आपने अप्लाई करनी है, उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे। आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यूज देंगे, और टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इन नोट्स की जो नॉर्मल फीस है 6,500 है, अभी आपको मिलेंगे 5500 की। और अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, जिस तरह अभी मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, तो क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरह के क्लासेस भी है, क्रैश कोर्स भी है, फुल कोर्स भी है। डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके आप उनको ज्वाइन। ये हमारा कंप्लीट सेट है PMA 158 लॉन्ग कोर्स के लिए। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, एकेडमिक देंगे, पास पेपर्स देंगे, और इससे आपका इंपोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर क्या है? 5। अभी पाकिस्तान को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? तो 5 यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो आपका जो एमसीक्यू आ सकता है कि पाकिस्तान को कितने जियोग्राफिक या जियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है? तो देखिए उसके अंदर क्या है? नदरन हाई माउंटेनियस रेंज, ठीक है, रीजन, वेस्टर्न लो माउंटेनियस रीजन, पोटोहार प्लेटू और साल्ट रेंज, बलूचिस्तान प्लेटू और इंडस प्लेन, ठीक है? फिर ये इंडस प्लेन के ऊपर भी आपके एमसीक्यू आ सकते हैं कि ये इंडस प्लेन क्या है। तो ये आप मुझे डिटेल से बताएं कि इंडस प्लेन क्या है। अभी हम आएंगे कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ, जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज आ चुके हैं, और इसके अलावा जो इनिशियल टेस्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, विच पोर्ट इज नोन एज अरेबियन सी गेटवे? अरेबियन सी गेटवे किसको कहा जाता है? तो आपको मैंने ये डिस्कस कर लिया है कि गवादर बिल्कुल अरेबियन सी के सामने है, तो गवादर पोर्ट को हम अरेबियन सी गेटवे भी कहते हैं। वेयर इज गवादर पोर्ट लोकेटेड? तो गवादर पोर्ट कहाँ पर है? तो देखिए, सदर्न वेस्टर्न अरेबियन सी कोस्ट ऑफ पाकिस्तान इन गवादर डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान, ठीक है? तो ये आपका हो गया। अच्छा, क्या है कि इन विच ईयर डिड पाकिस्तान परचेज गवादर फ्रॉम द सुल्तान ऑफ मस्कत एंड ओमान? तो पाकिस्तान ने कब इसको परचेज किया था? इसको 1958 में $3 मिलियन, ठीक है? ये आपका हो गया। 5.5 मिलियन इसकी पेमेंट थी, ठीक है, रुपीज में। अस्तोला आइलैंड कहाँ पर वाक़ है? तो ये बलूचिस्तान गवादर में वाक़ है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है कि विच कंट्रीज शेयर्स अ डायरेक्ट मैरीटाइम बाउंड्री विद पाकिस्तान थ्रू अरेबियन सी, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी लैंड कनेक्शन? तो ये आपके पास कौन सी कंट्री है? ये है आपके पास ओमान। अच्छा देखिए, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट सी बॉर्डर? ये भी कुछ ओवरऑल जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे। तो सबसे लार्जेस्ट सी बॉर्डर किसका है? तो ये रशिया का है, ठीक है?
अच्छा, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? तो लार्जेस्ट कोस्टल लाइन किसका है? तो ये कनाडा का है, ठीक है। अच्छा देखिए, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन? तो ये कनाडा हो गई। अच्छा देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया स्पेनिंग अक्रॉस टू कंटिनेंट? जो दो कंटिनेंट्स के बीच में पड़ा हुआ है, तो दिस इज रशिया, ठीक है। अच्छा देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट पाकिस्तान एक्सट्रीम पॉइंट्स इज करेक्ट? तो देखिए, पाकिस्तान के नदर मोस्ट पॉइंट तो ईरान बॉर्डर, वेस्टर्न अफ़गान बॉर्डर, ईस्टर्न इंडिया बॉर्डर। तो देखिए, वेस्ट पे पाकिस्तान का ईरान है ना, और ईस्ट पे इंडिया है, तो ये ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, विच टू मेजर माउंटेनियस रेंज आर लोकेटेड इन द नदर्न पाकिस्तान? तो नदर्न पाकिस्तान में कौन से हैं? हिमालयस और कराकोरम। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको कुछ और भी की पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। की पॉइंट्स इसके ऊपर क्या है कि पाकिस्तान के हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान इन हिमालय, हिमालय रेंज में सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सा है? नंगा पर्वत है। अच्छा, अभी मुझे ये बताया कि कराकोरम में क्या है? तो कराकोरम में केटू है, और ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी, ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड रेंज है, वो हाइट है, वो क्या है? 8611 मीटर, ठीक है, मिलीमीटर नहीं, मीटर, ठीक है। ये आपके पास है मीटर। अच्छा, माउंट एवरेस्ट इसकी क्या है? तो 8849, ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी है, ठीक है। और ये कहाँ पर वाक़ है? ये भी हिमालयाज में वाक़ है, लेकिन ये चाइना नेपाल बॉर्डर पे है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर उसका नंगा पर्वत सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे जो है, तो ये सबसे पहले लोग थे जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े थे, ठीक है। पाकिस्तानी कौन थी? तो पाकिस्तानी जो थे अशरफ अमान थे, जो सबसे पहले केटू के ऊपर चढ़े हुए थे, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। सो देखिए डियर स्टूडेंट, ये इंडस प्लेन जो है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। देखिए, इंडस प्लेन को हम टू में डिवाइड करते हैं, अपर इंडस प्लेन एंड लोअर इंडस प्लेन। अभी अपर इंडस प्लेन को हम पंजाबी प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि ये पंजाब के ज़्यादातर हिस्से को कवर करता है, ठीक है। और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा भी और इंडिया के कुछ हिस्से को भी कवर करता है, ठीक है। इट इज़ ड्रेन्ड बाय द इंडस एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज। तो ये कहाँ पे ड्रेन होता है? इसके अंदर कौन से ड्रेन होते हैं? तो इंडस रिवर और इसके जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर ड्रेन होते हैं, इंडस प्लेन में ये सारे ड्रेन होते हैं। तो अगर आपसे पूछे जाए कि इंडस प्लेन के रिवर कौन से है अपर इंडस प्लेन के, तो ये सारे उसके रिवर्स है, ठीक है। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अच्छा देखिए, लोअर इंडस प्लेन, इसको सिंध प्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल सिंध और कुछ पार्ट और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से को कवर करता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? नाइलोटिक भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज नहीं है, क्योंकि रिवर इंडस जो है, दरिया सिंध जो है, तो ये आपके पास लोअर इंडस प्लेन में कुछ ब्रांचेस वगैरह नहीं देता, तो इसलिए इसको हम निलोटिक भी कहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंडस प्लेन को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, एक अपर इंडस प्लेन है, एक लोअर इंडस प्लेन है। अपर इंडस प्लेन जो है, तो इसके अंदर रिवर इंडस, दरियाए सिंध जो है, तो वो अपने 5 ब्रांचेस देता है, जिसको झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास कहते हैं। जबकि लोअर इंडस प्लेन जो है, तो यहाँ पर कोई ब्रांच उसकी नहीं है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट कोई मेजर ब्रांच नहीं, इसलिए हम इसको नाइलोटिक भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अपर इंडस प्लेन जो है, तो इसको फिर हम 3 सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी मरतबा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अपर इंडस प्लेन की डिवीजन हमने कैसे किया। तो देखो, फिर इसको हम क्या कहते हैं? हिमालय, ठीक है, ठीक है। हिमालय आपके पास हो गया, फिर आपके पास क्या है? डोब्स हो गए, और सिलेमान पेडोमेंट हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी हाँ, मेन इंपॉर्टेंट जो है, तो वो डिविजन्स हो गई। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, ये डोप्स क्या है? ये इनिशियल टेस्ट में लास्ट टाइम पूछा गया था, इसके ऊपर एमसीक्यू आई थी, इसकी डिफिनीशन के ऊपर कि ये क्या चीज़ है। तो दो रिवर्स के बीच में जो जगह होती है ना, उसको हम कहते हैं डोप्स। पाकिस्तान में टोटल मेजर इंपॉर्टेंट डोप्स कितनी है? तो 5 है, ठीक है। अभी कौन कौन सी है? और ये सारे क्या है? अपर इंडस प्लेन में है, ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट इसकी हमने डिवीजन की हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे वेस्ट में कौन सी है, तो सिंध सागर डोब है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट में कौन सी है, तो ये देखिए, बिस जलंधर डोब, तो ये सबसे ईस्ट में है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन की आपको समझ आ गई है। टोटल कितने हैं? इंपॉर्टेंट 5 है। तो देखिए, एक है सिंध सागर, ये इंडस और झेलम रिवर के बीच में है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट डोब पाकिस्तान का कौन सा है? ये सिंध सागर है। फिर क्या है? छछ डोब, तो ये कहाँ पर है? ये झेलम और चिनाब रिवर के बीच में है। रशना डोब कहाँ पर है? चिनाब और रावी के बीच में है। बारी डोब कहाँ पर है? तो रावी और सतलज के बीच में। और बिस जलंधर कहाँ पर है? सतलज और ब्यास के बीच में है, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए, रिवर जो आपके पास इंडस प्लेन है, इसके जो रिवर्स है और ड्रेनेज है, उसको थोड़ा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आपके पास जो इंडस रिवर है, ये क्या है? ये तिब्बत प्लेटू जो है, वहां से ओरिजिनेट होता है, और एंड फ्लोज थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ पाकिस्तान बिफोर एम्प्टिंग इनटू द अरेबियन सी, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपने इनिशियल टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको वर्बल मिले, नॉन वर्बल मिले, कंप्लीट एकेडमिक मिले,
सेलेक्टेड एमसीक्यूज हो यानी आपके सेंटर के मुताबिक हो जहां से आपने टेस्ट देना है, आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टाइम के मुताबिक आपको एमसीक्यू मिले, आपको टीचर सपोर्ट मिले, और सबसे बढ़कर चीज़ ये कि 2 से 3 दिन में आपकी बेहतरीन तैयारी हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 5500 हम आपसे फ़ी लेंगे, कंप्लीट आपको नोट्स देंगे और टेस्ट आपका गारंटी के साथ क्लियर। सबसे पहला हमारा क्या है कि ईरान के ऊपर इनिशियल अटैक यूएस और इसराइल की तरफ से कब हुआ? तो 28 फरवरी 2026 को इसराइल और यूएस ने कंबाइन ईरान के ऊपर अटैक किया। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या था? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ईरान जो यूएस की तरफ से इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ठीक है, और इसराइल की तरफ से इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन रोरिंग लाइन। ठीक है, इसके बाद देखिए जो ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसको नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। तो ये नाम्स आपको पता होने चाहिए, ये नाम्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि यूएस ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम क्या था, इसराइल ने लॉन्च किया था उसका नाम क्या था। इसके अलावा 28 फरवरी 2026 को आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनको शहीद कर दिया गया। ठीक है, और अभी करंटली इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मसूद पज़ेश्कियान जो है तो ये करंट प्रेसिडेंट है ईरान के। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? तो मुश्तबा ख़ुमैनी जो है तो ये ईरान के सुप्रीम लीडर है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, ईरान और यूएस के जो अभी मुज़ाकरात थे तो ये 11 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक पाकिस्तान के अंदर होने थे। पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था, पाकिस्तान इसके अंदर सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, और ये कहाँ पर हुए थे? अभी इस्लामाबाद में। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ऊपर भी हमारा कंप्लीट एक लेक्चर है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे नेक्स्ट में। ठीक है, अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, ईरान का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? तेहरान। ठीक है, और ये ईरान की लार्जेस्ट सिटी भी है, तो कैपिटल से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसराइल का कैपिटल क्या है? तो जेरूसलम को लोग अपना कैपिटल कंसिडर करते हैं। इसके अलावा इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेतन्याहू है। ठीक है, 2022 से उनके ये प्राइम मिनिस्टर है। वाशिंगटन डीसी जो है तो ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का कैपिटल है। ठीक है, 16 जुलाई और 1790 को ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। ठीक है, उनके जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट, अभी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को भी डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्या है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ये जो आपको पैसेज नजर आ रहा है, ये जो रास्ता नजर आ रहा है आपको, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए ये पर्शियन गल्फ है, आपको नजर आ रहा है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, और ये आपके पास अरेबियन सी है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्या करता है? ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी के साथ मिलाता है, या सिमिलरली अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इन दो गल्फ्स के दरमियान, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ के दरमियान एक रूट है, शॉर्टेस्ट रूट है। पाकिस्तान यहाँ पर खड़ा है, पाकिस्तान के बिल्कुल सामने आपके साथ अरेबियन सी आपको नजर आ रहा है, और पाकिस्तान से थोड़े से फासले के ऊपर आपके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है तो ये ईरान, और यहाँ पर अगर आप देख ले तो ओमान का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये ईरान और ओमान के बीच में इसका मेन कनेक्शन है। ठीक है, तो अभी जो ईरान है उन्होंने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को जो है बंद किया हुआ है। अभी इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को भी पढ़ते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान और ओमान के बीच में है, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखा दिया है स्लाइड के ऊपर कि ये ईरान और ओमान के बीच में एक पाथवे है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करता है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को 28 फरवरी 2026 को ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है, और ये अभी तक बंद है, मींस करंटली थोड़ा बहुत इसको बहाल कर दिया गया है, लेकिन वो भी सेलेक्टिवली। ठीक है, अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम अगर ईरान की बात करें तो ये आपको ईरान नजर आ रहा है। ठीक है, ये ईरान का कैपिटल है तेहरान। ये दोनों एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी ईरान के जो आपके पास नाइबर कंट्रीज है, उनके जो बॉर्डर्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है आपको नजर आ रहा है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम इनके ये जो बॉर्डर कंट्रीज है, जिस तरह देखिए पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमानिस्तान होगा, इस कैस्पियन सी हो गया, ठीक है, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, इराक हो गया, इसके अलावा ये पर्शियन गल्फ। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज ने इसको बॉर्डर किया हुआ है, इसके मेरी टाइम्स यानी समुद्री बॉर्डर्स किन कंट्रीज के साथ है। जिस तरह आप अगर यहाँ पर देखें तो बहरीन और कतर के साथ इसके जो है तो टोटल मैरीटाइम बॉर्डर है, यानी समुद्री बॉर्डर्स है, कोई जमीनों बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो चले स्टार्ट करते हैं अभी बॉर्डर्स को।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कितने लैंड बॉर्डर्स है ईरान के? ईरान को 7 कंट्रीज ने बाउंड किया हुआ है लैंड बॉर्डर्स के थ्रू, ठीक है। इसमें से पहला कौन सा है? इराक। ये सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ईरान का सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर किस कंट्री के साथ है, तो ये है इराक के साथ, और ये वेस्ट में है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? तुर्कमानिस्तान इसके साथ, ये इसकी बॉर्डर लेंथ है। बॉर्डर लेंथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर ले, 1609 किलोमीटर, ठीक है। फिर अफगानिस्तान इसके ईस्ट में है, ठीक है। इसके बाद फिर पाकिस्तान इसके साउथ ईस्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, 409 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद अजरबैजान जो है, तो ये कितना है? तो ये 689 किलोमीटर है। और टर्की जो है तो इसके वेस्ट में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। टर्की के साथ इसका 534 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आर्मीनिया। आर्मीनिया के साथ 44 किलोमीटर है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर आर्मीनिया के साथ है, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर इराक के साथ है। अभी इसके जो समुद्री बॉर्डर्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान दिखा दिया है, ईरान भी दिखा दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी दिखा दिया। अभी इसके जो कुवैत के साथ इसका मैरीटाइम बॉर्डर है। मैरीटाइम बॉर्डर का क्या मतलब है? सिर्फ समुद्री बॉर्डर है, ज़मीनी बॉर्डर कोई नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ भी इसका मैरीटाइम बॉर्डर है, बहरीन के साथ भी है, कतर के साथ भी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी है, और ओमान के साथ भी है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। पाकिस्तान का किस कंट्री के साथ सिर्फ मैरीटाइम बॉर्डर है? मैरीटाइम बॉर्डर है। मैरीटाइम बॉर्डर का क्या मतलब है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका पाकिस्तान के साथ सिर्फ समुद्री बॉर्डर है, कोई ज़मीनी बॉर्डर नहीं है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम इनिशियल टेस्ट में पूछा गया था डिफरेंट सेंटर्स में। तो मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। अगर आपको आंसर आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारी जो लेक्चर है वो मजीद अट्रैक्टिव हो जाएगी, इससे ये चीज़ें आपको याद रहेगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ओमान जो है तो ओमान पाकिस्तान के साथ सिर्फ अपना समुद्री बॉर्डर शेयर करता है, किसी किस्म का कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जाए कि द ओनली कंट्री हैविंग मैरीटाइम बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो आपका आंसर होगा ओमान। अच्छा देखिए, ओमान से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं, तो पाकिस्तान ने जो गवादर है, गवादर ये ओमान से ख़रीदा था 5.5 बिलियन रुपीज़ में, ठीक है। और ये पेमेंट किसने पे की थी? तो ये आगा खान ने, आगा करीम ने, ठीक है। आगा खान या आगा करीम ने, जिसको फ्रेंच 4 भी कहा जाता है, उसने ये कीमत इसकी अदा की थी। तो आप मुझे बताएं, डेट आपने मुझे बताना है कि पाकिस्तान ने गवादर को कब ऑफिशियली अपना हिस्सा कंसिडर किया था। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन से उठाया गया है। आपके टेस्ट में परसेंटेज से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 90% ऑफ 90 इज, तो देखिए इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? आपने इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो इस तरह से आपका हो गया शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक की मदद से आपने 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपके टेस्ट का एक टाइप क्या है? परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस। उससे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और भी इसके 6 डिफरेंट टाइप से परसेंटेज के ऊपर 6 तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। वो सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स के अंदर भी मौजूद है और हमारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या है? कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए कैलेंडर से भी आपके टेस्ट में 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के। उनमें से एक टाइप ये है जिसमें आपको क्या दिया गया है कि इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। आपको यस्टरडे दिया गया है और डे आफ्टर टुमारो का आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये सिलेबस आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है ताकि आपको पता चले कि परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, और ये शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने किस तरह से करने हैं। तो देखिए जब भी आपको यस्टरडे दिया गया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे पूछा गया हो, तो आपने यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। तो अगर संडे के साथ आप 3 दिन जमा कर लेते तो आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो ये आपका आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? अप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग। तो देखिए इसमें आपको इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिस तरह वाई वी बॉयल मिल्क, वाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, वाई वी यूज कार, और आपने इसका आंसर देना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्योंकि सारे आंसर्स इसके साथ जो है होते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन आपने उसमें से बेस्ट आंसर चूज करना होता है। जिस तरह ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हुआ है, वाई वी बॉयल मिल्क, तो इसका आंसर क्या होगा? टू किल जम्स, ठीक है। तो इस तरह के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है तो वो हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। टोटल वर्बल और नॉन वर्बल के हम आपको 350 क्वेश्चंस देंगे, और उन्हीं क्वेश्चन से 100% आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। उनके अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, तो अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या है? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच कम्स लेटर। मतलब डिक्शनरीज के हिसाब से आप बताएं कि इसमें कौन सा लेटर जो है, कौन सा वर्ड जो है वो बाद में आएगा। लेटर का क्या मतलब है? बाद में आएगा। तो देखिए डिक्शनरी में वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज किया होता है। सबसे पहले ए के सारे वर्ड्स होते हैं, फिर बी के सारे वर्ड्स होते हैं, फिर सी के, फिर डी के,
इसी तरीके से Z तक सारे वर्ड्स होते हैं। अभी ए के अंदर भी तो बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, तो उनको किस तरीके से अरेंज किया होता है? ए में सबसे पहले वो वर्ड्स दिए गए होते हैं जिनके अंदर ए आता है, फिर इसके बाद ए बी, फिर इसके बाद ए सी, फिर इसके बाद ए डी, इस तरीके से अरेंज किया होता है। तो देखिए अगर हम देखें तो ये सारे वर्ड्स एस से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स कि ये सारे एस लेटर के अंदर हमारे पास आएंगे। अभी इसमें सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा जिसमें दूसरा लेटर सबसे पहला हो? तो देखें इसमें ए सबसे पहला है तो ये पहले नंबर पे आएगा। फिर देखें बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह ऑर्डर में आप देखें पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखें डब्ल्यू सबसे लास्ट में आ रहा है, तो स्वीट का जो डब्ल्यू है ये सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसलिए ये स्वीट वर्ड भी सबसे आखिर में आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला लेटर कौन सा होगा तो आपका आंसर होगा सेव। क्यों? क्योंकि सेव के अंदर एस के बाद ए है और ए सबसे पहला लेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिक्शनरी रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद देखिए एज रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपकी इनिशियल टेस्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? अली की उम्र 5 साल है, उसकी बहन की उम्र 3 गुना ज्यादा है। आप बताएं कि उसकी बहन की उम्र कितनी होगी जब अली की उम्र 10 साल थी। तो आप अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अली की उम्र क्या है? अली की उम्र है 5 साल। ठीक है, उसकी बहन की उम्र कितनी है? 3 गुना है, तो 5 साल का 3 गुना कितना हो जाएगा? 15 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को समझ लिया है। अभी दूसरा क्या बताया गया है कि उसकी बहन की एज हमने मालूम करनी है जब अली की उम्र कितनी हो गई है? 10 साल। तो देखिए अली की उम्र जब 5 से 10 साल तक पहुंच गई है तो इसको कितना टाइम लगा है? इसको 5 साल लगे हैं ना। तो सेम ये 5 साल हम उसकी बहन की एज के साथ भी जमा कर लेंगे, तो 15 के साथ अगर आप 5 जमा कर लेते हो तो 20 ईयर्स आ जाएगा। इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको सिखाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में क्या गलती कर लेते हैं कि वो यहाँ पर देखते हैं कि उसकी बहन की उम्र तो अली से 3 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर जब वो देख लेते हैं कि अली की उम्र 10 साल है तो डायरेक्ट उसको क्या कर लेते हैं, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कहते हैं कि उसकी बहन की उम्र 30 साल होगी, जो कि सरासर गलत है। इसका ओरिजिनल आंसर क्या है? 20 ईयर्स, जो कि करेक्ट है और तरीक़ेकार भी मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद क्या है? ऑड वन आउट। इसमें आपने जो डिफरेंट वर्ड होता है, जो डिफरेंट कंटेंट होता है, एलिमेंट होता है, उसको आपने सेपरेट करना होता है। जिस तरह देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बेसबॉल, इसमें से डिफरेंट कौन सा है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अपने शॉर्टकट ट्रिक्स होती है। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जितनी भी गेम्स है तो सारे के सारे हाथ से खेले जाते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो, चाहे बेसबॉल हो। लेकिन फुटबॉल जो है तो ये पाँव से खेला जाता है, ये फुट से खेला जाता है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पाँव से खेला जाता है, बाकी सारे गेम जो है तो हाथ से खेले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑड वन आउट। अभी इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है? स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ इस तरह के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके अंदर तकरीबन 7 टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। इनके अपने सारे टाइप्स के शॉर्टकट ट्रिक्स है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि अ मैन वॉक 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स। 20 किलोमीटर डिस्टेंस बंदा कवर कर रहा है कितने टाइम में? 1 आवर और 40 मिनट्स में। तो पहले पॉइंट को हम समझ लेते हैं। 1 आवर और 40 मिनट्स का क्या मतलब है? एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो अगर इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँ तो 60 प्लस 40 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि मेरे पास 20 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है? 100 मिनट्स में कवर कर रहा है। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछा गया है कि 1 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा? तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस 20 का 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, तो इट मीन्स कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है? 10 मिनट्स में कवर कर रहा है। तो अभी आप मुझे बताएं कि अगर 2 किलोमीटर 10 मिनट में कवर कर रहा है तो 1 किलोमीटर कितने में कवर करेगा? 1 किलोमीटर 5 मिनट्स में कवर करेगा। तो ये आपका आंसर होगा। आंसर आपका क्या है? 5 मिनट्स। इस तरह के ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, अपने इसके क्विक मैथ्स के शॉर्टकट ट्रिक्स है। ये सारे हमारे नोट्स के अंदर भी मौजूद है और हमारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी है। अगर आप इसको बाय कर लेते हैं तो आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। उसके बाद क्या है? ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस बहुत टेक्निकल होते हैं। इसके लिए सबसे पहला एक टेबल होता है जिसके अंदर सारे रिलेशंस का अपने इंग्लिश याद करना होता है। जिस तरह अंकल को क्या कहते हैं, नेफ्यू कौन होता है, अंकल कौन होता है, आंटी कौन होती है। ठीक है, इसके अलावा ब्रदर इन लॉ कौन होता है, फादर कौन होता है। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन सबसे पहले हम वहाँ पर आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज अली मदर। व्हाट इज द रिलेशन आई एम टू अली? मेरा अली के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, अभी देखिए हम इसको देखते हैं। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, तो देखिए ये यहाँ पर माई ब्रदर, ठीक है, ये मेरा भाई है। यहाँ पर मैं एक
इसको सर्कल कर लेता हूँ, ये माई ब्रदर, ठीक है। सिस्टर, इसकी जो सिस्टर है, तो यहाँ पर भी मैंने एक सर्कल बना दिया है, सिस्टर, ठीक है। उसकी क्या है, अली इसकी मदर है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, अली, अली, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, अली की, ये यहाँ पर बीच में क्या रिलेशन है, मदर का रिलेशन है। और यहाँ पर देखें, माई ब्रदर, माई ब्रदर का क्या मतलब है, मेरा भाई, उसकी सिस्टर, तो इट मीन्स कि ये मेरी भी सिस्टर ही ना, ठीक है, मेरी भी सिस्टर है ना, तो मेरी भी सिस्टर है ना। तो अभी हमने क्या बताना है कि मेरी बहन का जो बेटा है अली, मेरी बहन का जो बेटा है अली, मेरा उसके साथ क्या रिलेशन है, ये मैंने बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी तो क्वेश्चन आपको मैंने सारा समझा दिया है ना। देखिए, क्वेश्चन को समझना आधा आंसर मालूम करने के बराबर है, और यही अदाकारी हम आपको सिखाएंगे, यही हुनर हम आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन से आंसर निकालना है। तो देखिए, अभी मेरा अली के साथ क्या रिलेशन है, मैं अली का अंकल हूं, और ओ मेरा नेफ्यू है, ठीक है, ओ मेरा नेफ्यू है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन। सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत टेक्निकल होते हैं, इसके अपने शॉर्टकट ट्रिक्स है। जिस तरह कुछ पे आपने टेबल के थ्रू मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, कुछ के अंदर आपने आंसर डबल करना होता है, कुछ के अंदर आपने कुछ डिजिट्स को ऐड करना होता है। जिस तरह अगर हम यहाँ पर देखें, तो सबसे पहला डिजिट हमारे पास क्या है, 2, फिर उसके बाद क्या है 6, फिर उसके बाद क्या है 14, फिर उसके बाद क्या है 30, फिर उसके बाद क्या है 62, और नेक्स्ट हमने मालूम करना है। तो देखो 2 से 6 किस तरह से बनेगा, तो 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और फिर उसके साथ ये वाला डिजिट आप जमा कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसके साथ इससे 14 किस तरह बनेगा, तो 6 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर उसके साथ आप 2 जमा कर लें। 14 से 30 किस तरह बनेगा, तो 14 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर प्लस 2 कर लें, ठीक है, ये हमारा हो गया। 30 से 62 किस तरह बनेगा, तो 30 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस 2 कर लें। अब ये हमने नेक्स्ट मालूम करना है, तो हमने क्या करना है, 62 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसको 2 के साथ जमा करना है। तो देखिए 62 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 124। जब इसको हम 2 से जमा कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 126। तो देखिए ये कितनी आसानी से मैंने आपको सॉल्व कर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। इस तरह के क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट के नॉन वर्बल सेक्शन में आ रहे हैं, जिसमें आप लोग को एक शेप दिया जाता है, वहां पर आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर ट्राइंगल्स कितने हैं या इसके अंदर स्क्वायर्स कितने हैं, तो आप लोगों ने आंसर देना। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, तो बजाय तो अगर आप इसको इस तरह से गिनती करना स्टार्ट कर देते कि 1 2 3, या लेट सपोज किसी भी तरीके से आप इसको गिनती करोगे, आप इसको मालूम करोगे, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस का मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि लाइन्स कोर्सेज एकेडमी हमेशा आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक सिखाती है, जिसकी मदद से आपने क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आपने सारे शेप्स के अंदर देखिए, एक ये शेप है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3। ये इस लाइन के अंदर भी 3 शेप्स है, मैंने लिख दिया 1 2 3। यहाँ पर भी 3 शेप्स है, मैंने लिख दिया 1 2 3। अभी मैं इन सब को जमा कर लेता हूँ, तो 1 + 2 + 3 क्या आ जाता है, ये मेरे पास आ जाता है 6। यहाँ पर भी अगर मैं 1 + 2 + 3 कर लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 6। यहाँ पर भी अगर मैं 1 + 2 + 3 कर लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 6। अभी मैं इन सब को जमा कर लूँगा, तो 6 + 6 + 6 मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 18। इट मीन्स कि यहाँ पर टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं, टोटल ट्राइंगल्स यहाँ पर आपके पास है 18। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, तो आपने इस तरह से जमा करना है सबको, और फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से सेम अगर लेट सपोज ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स है, तो देखिए 1 2, तो 1 + 2 आप कर ले, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3। इसी तरीके से अगर आप इसको इस तरह से कर ले, और आपको बताया जाए कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स है, तो अभी भी आप कर सकते हो 1 2 3। तो आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो आपको जो भी शेप दिया जाए, आपने सिमिलरली उसके अंदर ये लिखना है, इस तरह देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 3, ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, सबको मैंने जमा की, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 18। ये न्यू क्वेश्चंस है जो इनिशियल टेस्ट के नॉन वर्बल सेक्शन में आ रहे हैं, इनको लाजमी प्रिपेयर कर लें, और ये इनका शॉर्टकट तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है। अभी देखिए स्टूडेंट, हमारे एकेडमिक क्वेश्चन की तरफ अगर हम आ जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दूसरी जंग अज़ीब कब स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर डिफरेंट आंसर्स आपको दिए गए हैं।
तो आपको पता है कि दूसरी जंग अजीम जो है 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ रिलेटेड पॉइंट्स क्या है। जंग अजीम का स्टार्ट किसने किया था? जर्मनी ने स्टार्ट किया था जब इसने पोलैंड के ऊपर हमला किया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा जा चुका है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि ब्रिटेन ने एंड फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को भी ये दूसरी जंग अजीम का बाकायदा हिस्सा बने, उन्होंने भी जंग डिक्लेयर की, ठीक है, जर्मनी के खिलाफ, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुई थी? ये 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में ये ख़त्म हुई थी। अच्छा, दूसरे का क्या है कि जापान अटैक पर्ल हार्बर 7 दिसंबर 1941, ठीक है। तो ये दूसरी जंग अजीम कब स्टार्ट हुई थी और क्यों स्टार्ट हुई थी? ये पर्ल अटैक की वजह से, ठीक है, पर्ल हार्बर अटैक की वजह से। वर्ल्ड वार 2 कब खत्म हुई थी? तो 1945 में। अच्छा, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वार से रिलेटेड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कौन से ओलंपिक गेम्स वर्ल्ड वार की वजह से नहीं खेले गए थे? उनकी आप मुझे डेट बताएं। तो टोटल 3 ऐसे ओलंपिक्स गेम थे जो वर्ल्ड वार की वजह से नहीं खेले गए थे। तो आप उनके नाम नीचे बताएं कि कौन कौन से ड्यूरेशन वाले थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया असाइनमेंट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि 2023 में रशिया ने किस कंट्री की नेटो मेंबरशिप की मुखालफत की या रिजेक्ट की? तो यूक्रेन, ठीक है। तो आपको पता है अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है, इसकी वजह से 2023 में जो नेटो की कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें रशिया ने बाकायदा इनकी जो मेंबरशिप है उनकी रिजेक्शन की, ठीक है, अप्रैल 2023 में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, स्वीडन अप्लाइड विद फिनलैंड बट मेंबरशिप डिलेड, ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जॉर्जिया जो है तो रशिया रिजेक्टेड इट्स नेटो एस्पिरेशन, 2008 जंग की वजह से जॉर्जिया का भी रशिया ने कैंसिल किया हुआ है, ठीक है। और नेटो आर्टिकल 5 क्या है? ये कलेक्टिव डिफेंस है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नेटो का बेसिक मकसद क्या है? ये कलेक्टिव डिफेंस है, ठीक है। और नेटो के टोटल मेंबर्स कंट्रीज कितने हैं? तो ये है 32 मेंबर्स है, ठीक है, 2024 के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, द खैबर पास इज अ स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास दैट कनेक्ट पाकिस्तान विद, तो ये पाकिस्तान को किसके साथ कनेक्ट करता है? तो ये पेशावर के अंदर है और ये अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ इंपॉर्टेंट पास है, जिस तरह बोलान पास है तो ये भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। खंजराव पास क्या है? ये पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। और पाकिस्तान का जो चाइना का है तो उसको खंजराव पास कहा जाता है, ठीक है, यह बॉर्डर इलाका है, ठीक है, कराकोरम हाईवे भी यहाँ पर ही है, ठीक है। इसी तरीके से ईरान के साथ जो बॉर्डर है वो क्या है? वो तफ्तान बॉर्डर है, ठीक है। और ड्यूरलैंड क्या है? ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाउंड्री है और 2640 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि फर्स्ट मार्शल लॉ किसने इम्पोज की? 7 अक्टूबर 1958 में। तो ये डेट भी आप याद रखिए, ये डेट भी आपसे पूछा जा सकता है और बंदे का नाम भी आप याद रखें, ठीक है। तो सिकंदर मिर्जा ने सबसे पहले मार्शल लॉ नाफिज की थी। याद रखें डियर स्टूडेंट, अक्सर लोगों को यह पता नहीं होता, वो इसका आंसर गलत दे देते हैं और यहाँ पर अयूब खान के ऊपर क्लिक कर लेते। तो देखिए मार्शल लॉ नाफिज किसने की थी? ये सिकंदर मिर्जा ने की थी, ठीक है। और फिर सिकंदर मिर्जा ने अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, तो फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? अयूब खान है, ठीक है। फिर 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने मिर्जा को कैंसिल किया, उसकी सदारत को ख़त्म किया और ख़ुद प्रेसिडेंट बन गए। तो इसी तरीके से दूसरी मार्शल लॉ किसने लगाई थी? तो ये लगाई थी अयूब खान ने, ठीक है। पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? अयूब खान थे। दूसरी मार्शल लॉ किसने लगाई थी? अयूब खान ने लगाई थी। पहली मार्शल लॉ किसने लगाई थी? तो ये थे सिकंदर मिर्जा ने लगाई। तो याद रखें डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंट क्वेश्चन है और ये लोगों को पता होता है लेकिन वो इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है। थर्ड मार्शल लॉ किसने लगाई थी? याह्या खान ने लगाई थी। चौथी मार्शल लॉ किसने लगाई थी? जियाउल हक ने। पांचवी मार्शल लॉ किसने लगाई थी? परवेज मुशर्रफ ने, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो ये है आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर आज़ादी इजहार राय ख्याल, ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर मेंशन है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसका आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 14 क्या है? इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, ठीक है, और प्राइवेसी ऑफ होम, ठीक है। तो डिग्निटी ऑफ मैन, इज्जत और उनसे रिलेटेड जो चार दीवारी वगैरह की हिफाजत है उससे रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आज़ादी से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 क्या है? इक्विलिटी है, ठीक है, कानून के सामने सब बराबर है। और आर्टिकल 19(1) क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन।
और इसके ऊपर काफ़ी सारे एक्ट बने हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वगैरह, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हु इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है? तो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट को तो बस सिर्फ ये पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अभी बनी है और सैम अल्टमैन जो है ओपन एआई के जो सीईओ थे वही इसके फाउंडर है या इसके फादर है, ठीक है। तो उनको ये पता नहीं होता। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये जॉन मैककार्थे जो है ना, जॉन मैककार्थे, इसको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड इसने पहली मरतबा 1956 में यूज़ किया था। तो ये डेट भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड पहले कब यूज़ हुआ था, ठीक है। तो इसको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट एआई प्रोग्राम कौन सा था? तो ये लॉजिक थ्योरिस्ट था, ठीक है। और ये नेवल एंड सेमन ने इसको बनाया हुआ था, ठीक है। और को फाउंडर ऑफ ओपन एआई कौन है? तो ये सैम अल्टमैन है। इसके ऊपर भी इनिशियल टेस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, क्या है? ट्विटर जो है ये किसने परचेस्ट किया? 44 बिलियन डॉलर्स में, ठीक है, अक्टूबर 2022 में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्विटर कितने अमाउंट में सेल हुआ था? तो 44 बिलियन डॉलर्स में, ठीक है। और ये किसने लिया था? ये एलन मस्क ने लिया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं और इसको रिब्रांड कब किया गया था? जुलाई 2023 में ट्विटर को चेंज करके एक्स इसका टाइटल बनाया गया, ठीक है। 27 अक्टूबर 2022 को ये लिया गया था और जुलाई 2023 को इसका नेम चेंज हुआ, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब के जो ट्विटर के अभी पहले सीईओ थे, ठीक है, वो कौन थे? तो वो थे जेक डॉर्से और परग अग्रवाल थे, ठीक है। और अभी करंट कौन है? करंट है एलन मस्क, ठीक है। ये टेस्ला और स्पेस एक्स के भी आपके पास सीईओ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि हु इज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। तो देखिए, तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इनिशियल टेस्ट की स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है? स्पेसिफिक स्टडी करना चाहते हैं, यानी अपने सेंटर के मुताबिक स्टडी करना चाहते हैं और कम चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, इतनी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं जो आपको अटेन हो, जो आपको याद रहे और जो आपके सेंटर के रेलेवेंट हो, और टाइम बेस्ड तैयारी करना चाहते हैं, यानी आपके टेस्ट से पहले हम आपको 200 एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको हम इनिशियल टेस्ट की मैक्सिमम 5 दिनों में बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे, सेलेक्टेड नोट्स देंगे, आपके सेंटर के मुताबिक टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके टेस्ट से पहले 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे और टेस्ट की आपको 100% गारंटी देंगे। अभी तक 158 लाख कोर्स में हमारे 14 स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट दे चुके हैं, 14 के 14 क्लियर कर चुके हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे 5500 में और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें अभी जो इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं ये भी आपको मिलेंगे और टेस्ट आपका 200% गारंटी के साथ क्लियर होगा। तो अगर आप इन नोट्स को, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, ठीक है। उसके बाद कौन बने? तो उसके बाद बने ख्वाजा नजीमुद्दीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आपका आंसर होगा लियाकत अली खान। दूसरे कौन थे? ख्वाजा नजीमुद्दीन थे। क्यों थे? लियाकत अली खान को जब असैसिनेट किया गया, उनको कत्ल किया गया, ठीक है, 1951 में, जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो उसके बाद कौन बने? ख्वाजा नजीमुद्दीन बने, ठीक है। वो 17 अक्टूबर से लेकर 17 अप्रैल 1953 तक थे। ये ड्यूरेशन भी आप लोग याद रखें, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो मोहम्मद अली बोगरा थे, ठीक है। और इसके बाद के पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। अच्छा, सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये ख्वाजा नजीमुद्दीन थे, ठीक है, जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। क्यों? लियाकत अली खान के कत्ल के बाद, ठीक है। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरे कौन थे? ख्वाजा नजीमुद्दीन, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के जो पीएम की लिस्ट है ये आप याद कर ले, आपसे पूछा जा सकता है। और 1956 के आइन में प्राइम मिनिस्टर को जो है तो हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा कब दिया गया था? 1956 आइन के मुताबिक, ठीक है। 1965 में मेरे ख्याल में आप चेक कर लें कि 1965 में दोबारा प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट दिया गया था और 73 आइन में दोबारा इसको प्राइम मिनिस्टर वाले को किया गया, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट आप देख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट ड्यूरेशन से रिलेटेड। लेट सपोज आपसे पूछा जा सकता है कि कारगिल वार में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है। पाकिस्तान ने जब उन्हें एटॉमिक धमाके किए तो उस टाइम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो इस तरह से इवेंट से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि उस इवेंट के वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, आर्मी चीफ कौन थे। तो इस तरह से अब आप याद कर लेते हो ना लिस्ट, तो लिस्ट के साथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कोरिलेट करें कि लेट सपोज अगर 1999 में कारगिल वार हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कारगिल वार के वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर, कौन थे प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नहीं कि बस सिर्फ आप लिस्ट के ऊपर रट्टा लगे और बाद में आप उनको रिलेट ना कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस, पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई थी? तो पहली मरदमशुमारी हुई थी 1951 में। अच्छा, पहली मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? तो पाकिस्तान की आबादी जो थी तो ये 34 मिलियन थी, ठीक है।
इसमें 20 मिलियन वेस्ट पाकिस्तान की थी और 14 मिलियन ईस्ट पाकिस्तान की थी, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, दूसरी मरदमशुमारी कब हुई थी, तो 1961 में। तो मरदमशुमारी कितने साल बाद होती है, 10 ईयर्स के बाद, ठीक है, 10 साल बाद होती है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी कब हुई थी, 1972 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसको होना था 1971 में, लेकिन 1972 में हुई थी क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान वाला मसला आया था 1971 में। अभी करंटली कब हुई, तो 2023 में हुई है, ठीक है। और पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 2023 मरदमशुमारी के मुताबिक कितनी है, तो ये 241 मिलियन है, ठीक है, 241 मिलियन, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 28 मई 1998, ये भी आप डेट याद कर ले, डेट आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे किए थे, तो ये किए थे चारी बलूचिस्तान में, चाई के पहाड़ी इलाकों में। और पाकिस्तान ने टोटल कितने धमाके किए थे, तो पाकिस्तान ने टोटल 5 धमाके किए थे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका नाम क्या था इन धमाकों का, चारी 1 इसका नाम था, ठीक है। अच्छा, सेकंड टेस्ट फिर कब किए थे, ये खारान डिजर्ट में किए थे 30 मई 1998 को, और इसको चारी 2 का नाम दिया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये चारी 1 और चारी 2 क्या है, ठीक है। कहूटा क्या है, तो ये पाकिस्तान की रिसर्च लेबॉर्ट्रीज है, यहाँ पर ये यूरेनियम की इनरिचमेंट वगैरह होती है। और इंडिया ने अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट कब किए थे, तो ये 1974 में किए थे, ठीक है। और इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। दूसरे कब किए थे, 1998 में किए थे, उसका नाम था पोखरान 2, ठीक है। और 11 और 13 मई को ये किए थे, ठीक है। तो ये कोड नेम्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि 1998 के जो पाकिस्तान ने धमाके किए, तो उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नवाज शरीफ साहब थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस रह गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है ये किसने स्टार्ट किया था, तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टार्ट किया था 1976 में, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन थे 1998 के एटमी धमाकों के, तो ये जहांगीर किरामत पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि जो सोनी माहिवाल है ये किसने लिखी है, तो ये हाशिम शाह ने लिखी है, ठीक है। और जो हीर रांझा है तो वो किसने लिखी है, हीर रांझा वारिस शाह ने लिखी है, ठीक है। बाकी डिफरेंट आप याद कर ले, ये जो जितने भी लव स्टोरीज है, फोल्क स्टोरीज है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे नोट्स के अंदर टोटल मैंने 12 दिए हैं, वो 12 के 12 आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ये है वेना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और ये पहले कहाँ पर था, ये पहले जेनेवा में था, बाद में इसको वेना ऑस्ट्रिया में शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये कहाँ पर बना था, तो ये बगदाद में 1960 में बना था। तो ये भी एमसीक्यू है, काफ़ी मरतबा पूछा जा चुका है, ठीक है। जिसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है तो ये लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कौन है। अभी करंटली इनके जो हेड ऑफ द स्टेट थे उनको यूएस ने कैप्चर किया था, कब कैप्चर किया था, डेट आप लोग याद कर लें, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, करंट टोटल कंट्रीज इसके अंदर कितने हैं, ओपेक के अंदर तो 13 कंट्रीज है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि 2022 के विंटर ओलंपिक्स गेम किस कंट्री ने होस्ट किए थे, तो ये होस्ट किए थे चाइना ने। और चाइना के अंदर ये बीजिंग में हुए थे। और बीजिंग वाहिद ऐसी कंट्री है जिसने 2 ओलंपिक्स गेम को, ओलंपिक्स और विंटर और समर दोनों ओलंपिक्स को लॉन्च किया था, ठीक है। तो समर 2008 और विंटर ओलंपिक्स 2022, तो ये बीजिंग वाहिद ऐसी कंट्री है जिसने 2 समर और विंटर इन दोनों गेम्स को होस्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये इसके अलावा 2020 के समर ओलंपिक्स कहाँ पर थे, तो ये टोक्यो में थे, जापान में थे। 2024 के समर ओलंपिक्स कहाँ पर थे, तो ये पेरिस में थे, ठीक है। 2026 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर होने वाले हैं, तो ये मेलन में होने वाले हैं, ठीक है, कॉर्टेना में। इसके अलावा फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट ओलंपिक्स, तो ये कौन सी है, तो ये है जापान। जापान ने सबसे पहले ओलंपिक्स गेम होस्ट किए थे 1964 में। तो ये भी पीएमए का मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन सितंबर 2023। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान G20 कंट्रीज का मेंबर है या नहीं, आप मुझे बताएं। तो देखिए स्टूडेंट, पाकिस्तान G20 कंट्रीज का मेंबर नहीं है, ठीक है, वो एज अ गेस्ट कभी कभार जाता है। तो ये इंडिया में हुए थे, ठीक है, सितंबर 2023 में। और इसका जो टाइटल था ये कब हुए थे, 9 to 10 सितंबर 2023 में हुए थे। इसका जो थीम था वो क्या था, वशु देविया कोतम बकम, ठीक है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये इसका जो है थीम था। अच्छा, 2022 के जो G20 समिट थे ये कहाँ पर होने वाले थे, ये इंडोनेशिया में बाली के अंदर हुए थे, ठीक है। 2024 वाले ब्राजील में हुए थे, ठीक है। 2025 वाले साउथ अफ्रीका में, ठीक है। 2026 वाले यूनाइटेड स्टेट के अंदर अभी इनकी जो प्लानिंग है वो चल रही है। और 2027 वाले टर्की के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं
कि इनकी जो कंट्री है, किस कंट्री ने इनको होस्ट किया हुआ है। और ये तो आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने अभी 2023 में ये इंडिया के अंदर हुए थे, जिन्होंने वो इंडिया के जो एक इलाका है जिसको उन्होंने पूरा कवर किया था, काफ़ी वो दुनिया में और न्यूज़ के ऊपर इसके। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इनिशियल टेस्ट की स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है, स्पेसिफिक स्टडी करना चाहते हैं, यानी अपने सेंटर के मुताबिक स्टडी करना चाहते हैं और कम चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, इतनी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं जो आपको अटेन हो, जो आपको याद रहे और जो आपके सेंटर के रेलेवेंट हो, और टाइम बेस्ड तैयारी करना चाहते हैं, यानी आपके टेस्ट से पहले हम आपको 200 एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको हम इनिशियल टेस्ट की मैक्सिमम 5 दिनों में बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे, सेलेक्टेड नोट्स देंगे, आपके सेंटर के मुताबिक टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके टेस्ट से पहले 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे और टेस्ट की आपको 100% गारंटी देंगे। अभी तक 158 लाख कोर्स में हमारे 14 स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट दे चुके हैं, 14 के 14 क्लियर कर चुके हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे 5500 में और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें अभी जो इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं ये भी आपको मिलेंगे और टेस्ट आपका 200% गारंटी के साथ क्लियर होगा। तो अगर आप इन नोट्स को, इन कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। ये 4 सेट्स के आपको नोट्स मिलेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जहाँ पे भी आपको मसला हो आप बताएं ताकि उन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएं।